हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मेरा विश्वास है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, 2023 के बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट में पूछा गया प्रश्न है, उसको मैं आपके पास साझा करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, एडिनोसिन डी एमिनेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो हमने क्या बताया? एडिनोसिन डी एमिनेज एक प्रकार का एंजाइम है जिसका उपयोग सर्वप्रथम सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्षीय लड़की अशांति दे सिल्वा में एडीए एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया। जैसे एडीए को शॉर्ट में एडिनोसिन डीएमिनेज को एडीए कहते हैं शॉर्ट में। तो एडीए एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया। किसमें? तो सर्वप्रथम अशांति दे सिल्वा में किया गया था। कितना ईस्वी में? सन 1990 ईस्वी में। चिकित्सक ने अस्थि मज्जा, डॉक्टर ने, चिकित्सक बोले तो डॉक्टर ने अस्थि मज्जा से टी लिम्फोसाइट को निकालकर संवर्धन माध्यम में रखा। संवर्धन माध्यम इसलिए रखा ताकि सुरक्षित रह पाए। वह इसमें वाहक की सहायता, जैसे वेक्टर इंग्लिश में कहते हैं वाहक को, वाहक की सहायता से एडीए यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाला जीन को प्रवेश करा दिया गया या प्रवेश करा दिया जाता है। इस प्रकार एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर किया गया। जैसे फिर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो अशांति दे सिल्वा थी ना, अशांति दे सिल्वा, उसमें एडीए एंजाइम की कमी हुई जिससे रोग उत्पन्न हुआ। तो उसको बचाने के लिए भैया वैज्ञानिक यानी जेनेटिक यानी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा अपनाया गया तकनीक है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि चिकित्सक यानी डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों की सलाह लेते हुए डॉक्टरों ने, चिकित्सक यानी डॉक्टरों ने अस्थि मज्जा से टी लिम्फोसाइट को निकालकर संवर्धन माध्यम में रखा और इसमें वाहक की सहायता से एडिनोसिन यानी एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाला जीन को प्रवेश करा दिया जाता है। इस प्रकार यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज कमी को दूर किया गया, जिससे एडिनोसिन डीएमिनेज पर संक्षिप्त टिप्पणी खत्म हो गया। इतना तक। अरे बिट्टी का पास है, बिट्टी का पास बहुत हल्का क्वेश्चन। इससे देखिए बिट्टी का पास क्या है। बिट्टी का पास एक प्रकार का अनुवांशिक रूपांतरित कपास है। जैसे इसको अनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया गया है वैज्ञानिक द्वारा, जिसमें बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस एक प्रकार का प्रोटीन रावा की तरह स्रावित करता है जो जीव विष है, उसको प्रवेश करा दिया जाता है। जिससे कपास, जैसे कपास में इसको प्रवेश करा देंगे ना, जिससे कपास स्वयं कीटों को नष्ट करने में सक्षम होता है। अतः यह स्वयं कीट प्रतिरोधी बन जाता है। अतः इस प्रकार स्वयं कपास कीट प्रतिरोधी बन जाता है। उसी को ही हम बीटी कपास के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त में जीआईएफटी तकनीक का वर्णन करें। यह एक प्रकार का तकनीक है जिसका उपयोग स्त्रियों में किया जाता है जिसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। इस तकनीक में किसी स्वयं स्वस्थ दाता स्त्रियों से अंडाणु को निकालकर संतान उत्पत्ति के लिए मादा स्त्रियों में फलोपियन नलिका में प्रवेश करा दी जाता है। इसी तकनीक को जीआईएफटी कहते हैं। यह एक प्रकार का तकनीक है जिसका उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जिसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। इस तकनीक में किसी स्वस्थ दाता स्त्रियों से अंडाणु को निकालकर संतान उत्पत्ति के लिए मादा स्त्री के फलोपियन नलिका में प्रवेश करा दी जाती है। ठीक है। और 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या हमारा है। जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसको समझाइए भैया। किसी जीव के गुणसूत्र में अचानक होने वाला परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। किसी जीव के गुणसूत्र में अचानक होने वाला परिवर्तन जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। इससे शॉर्ट परिभाषा पूरा यूट्यूब पर खोज लीजिए, नहीं मिलेगा भैया। उदाहरण सिकल सेल एनीमिया इसका उदाहरण है। अंतःप्रजनन से आप क्या समझते हैं? अंतःप्रजनन, जब प्रजनन की क्रिया माने प्रजनन की क्रिया यानी निषेचन की क्रिया या संकरण की क्रिया, जब प्रजनन की क्रिया 4 से 6 पीढ़ियों की मध्य कराई जाती है तो ऐसे प्रजनन को अंतःप्रजनन कहते हैं। अंतःप्रजनन किसको कहते हैं? तो अंतःप्रजनन, जब प्रजनन की क्रिया 4 से 6 पीढ़ियों की मध्य कराई जाती है तो ऐसे प्रजनन को अंतःप्रजनन कहते हैं। अर्थात जब एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य प्रजनन कराई जाती है
उसे अंतःप्रजनन कहते हैं। क्लोरीन संवाहक को परिभाषित करें, किन्हीं दो का नाम लिखें। क्लोरीन संवाहक वह डीएनए होता है, क्लोरीन संवाहक जो होता है वह डीएनए होता है जिसमें प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। प्रतिकृति मतलब वृद्धि करने के गुण पाया जाता है तथा स्वयं के प्रतिकृति के साथ बाह्य डीएनए को भी प्रतिकृति करा सकता है। अतः इसमें स्वतः द्विगुणन का गुण पाया जाता है। क्लोनिंग संवाहक का क्या होता है? क्लोनिंग संवाहक वैसा डीएनए या वह डीएनए जिसमें प्रतिकृति का गुण होता है तथा स्वयं प्रतिकृति के साथ बाह्य डीएनए को ही प्रतिकृति करा सकता है, उसी को ही हम क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। और इसमें स्वतः द्विगुणन का गुण पाया जाता है। अब क्लोनिंग संवाहक का नाम पूछा है तो क्लोनिंग संवाहक का नाम निम्नलिखित है। पहला है प्लाज्मोडियम यानी प्लाज्मिड PBr 322 यानी कि प्लाज्मिड PBr 322। दूसरा है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब 7वां सवाल हमारा क्या है भैया? 7वां सवाल, लिंग गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखें। लिंग गुणसूत्र वैसा गुणसूत्र जो लिंग को निर्धारित करते हैं उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसको लैंगिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अतः मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है, जिनमें से अंतिम 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। बात सही है। मनुष्य में जो होता है 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है, जिनमें अंतिम 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। इसी कारण कोई मानव नर तथा मादा के रूप में जन्म देता है या जन्म लेता है। अतः नर में XY तथा मादा में X लिंग गुणसूत्र होता है। अब हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन, जिसे आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो मैं एक बार कैमरा के नज़र में क्वेश्चन को ला देता हूँ। ठीक है, अब 8वां देखिए क्या क्वेश्चन है। 8वां, अपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। गर्भ से मतलब गर्भावस्था में यानी भ्रूण को माता शरीर से जोड़ने वाली नाल को अपरा कहते हैं। इसको प्लेसेंटा इंग्लिश में कहते हैं भैया। जो गर्भाशय में रहता ना शिशु, उसको माता शरीर से जो जुड़ता है, माता के शरीर से जो जोड़ता है नाल, वही नलवा को हम अपरा कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है मादा के शरीर के रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाना, जिससे शिशु भ्रूण की यानी भ्रूण पोषण, श्वसन, सर्जन आदि क्रिया अपना संपन्न होती है। जैसे अपरा क्या होता ना है, अपने से गर्भावस्था में कोई स्त्री होती है तो जो भ्रूण होता है मतलब जो बच्चा पलता है गर्भाशय में, उसकी चारों ओर एक चपटी दीवार होती है जिसको अपरा के नाम से जान जाते हैं। इसको प्लेसेंटा भी कहते हैं। उसका क्या कार्य है? तो कार्य भैया यही है कि अपरा जो है माता के शरीर से शिशु को जोड़ने का कार्य करता है और रक्त शिशु तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे शिशु श्वसन या पोषण या उत्सर्जन आदि क्रिया संपन्न कर पाती है, यानी हो पाता। संपन्न क्रियाएं संपन्न होती है, आदि क्रियाएं संपन्न होती है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? पुनरावृत्ति, किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना पुनरावृत्ति कहलाती है। बात सही है। कोई भी प्रक्रिया को हम बार बार दोहरा रहे हैं तो वह क्या कहलाएगी? पुनरावृत्ति कहलाता है। यह कार्य किसी लक्ष्य या परिणाम की प्राप्ति के लिए हो सकती है, तो इस सिद्धांत को पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। जैसे पुनरावृत्ति क्या है? जैसे कोई भी क्रिया को हम बार बार दोहरा रहे हैं तो उसको कह सकते हैं पुनरावृत्ति कहलाता है। यह कार्य किसी लक्ष्य या परिणाम, जैसे कोई लक्ष्य होगा कि नहीं, हमको इंटर में इतना मार्क्स लाना है, चाहे इंटर में इतना टॉप करना है, हमें ये लक्ष्य है, लक्ष्य हो सकता है, तो इस सिद्धांत को ही हम पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपका कोई लक्ष्य होगा कि जैसे हमको इंटर में इतना लाना है, जैसे इतना मार्क्स लाना है, टॉपर बनना है हमें, जैसे कोई लक्ष्य रख के आदमी पढ़ता है। और आगे चलते हैं,
आगे हमारा जल परागन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जल परागन, जब नर पुष्प का परागकण स्त्री पुष्प के वर्तिकाग्र तक जल के माध्यम से संचारित होता है उसे जल परागन कहते हैं। अर्थात मतलब जब जो पुरुष नर होगा ना, जो पुष्प नर होगा ना भैया, उसमें परागकण का निर्माण होता है परागकोश में। तो उसमें स्त्री पुष्प के वर्तिकाग्र तक, मतलब जो परागकण है ना, वह स्त्री पुष्प के वर्तिकाग्र तक जल के माध्यम से संचारित होता है, तो उसी को ही हम जल परागन कहते हैं। ठीक है। जल परागन का उदाहरण देख लीजिए, हाइड्रेला जलकुंभी बैलसिनेरिया। एमटीपी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एमटीपी संगर्भता का चिकित्सीय समापन। यह एक प्रकार का तकनीक है। ठीक है, यह एक प्रकार का तकनीक है जिसमें भ्रूण का जांच किया जाता है। तो अगर भ्रूण में अनुवांशिक रोग होता है तो इसे गर्भाशय में ही डॉक्टर की इंस्ट्रूमेंट की सहायता से नष्ट कर दी जाती है और कटे हुए भ्रूण को बाहर निकाल दी जाती है। तो यह तकनीक एमटीपी कहलाता है। यह तकनीक प्रथम 3 माही तक सुरक्षित रहती है। इसकी शुरुआत सन 1971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसे आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं एक बार कैमरा घुमा देता हूँ। जैवावर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, जैवावर्धन कितने लोगों को समझ में नहीं आता, इससे हम एकदम संक्षिप्त में कर। जैवावर्धन क्या है? खाद्य श्रृंखला में जहरीली रसायनों का वृद्धि होना जैवावर्धन कहलाता है। एकदम संक्षिप्त, एकदम छोटा। खाद्य श्रृंखला में अगर जहरीली पदार्थ यानी जहरीली रसायन का वृद्धि हो रहा है, वही जैवावर्धन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के माध्यम से रसायनों मनुष्य में संचित हो जाते हैं, वह प्रक्रिया भी जैवावर्धन कहलाता है। या में करके लिख सकते हैं। देखिए, लॉन्ग में क्या लिखेंगे? पौधा एवं फसलों में रोग मुक्त रखने के लिए, यानी पौधा के या फसलों को रोग मुक्त रखने के लिए, पीड़कों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशी जैसे फफूंदनाशी, खरपतवारनाशी एवं पीड़कनाशी आदि रसायनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब फसल को बचाने के लिए, हम रोग मुक्त करने के लिए, पीड़कों से बचाने के लिए अनेक प्रकार के कीटनाशी का उपयोग करते हैं, जैसे फफूंदनाशी, खरपतवारनाशी, पीड़कनाशी इत्यादि रसायनों का उपयोग करते हैं। इन रसायनों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करना पौधा के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तरों में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे हम इसको अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं कीटनाशी के, तो कि यह फसल में ही प्रवेश कर जाएगा, यानी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में प्रवेश कर जाएगा तथा वहाँ संचित होने लगता है। तो इस परिघटना को जैवावर्धन या जैव आवर्धन कहते हैं या जैविक आवर्धन कहते हैं। तो भाई, मेरा आशा है कि आप लोग इस वीडियो के पसंद किए होंगे, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद। अगला वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मैं अगला लेक्चर में प्रयास करूँगा कि 12 से 20 तक क्वेश्चन जो है 8 को और लाएँ, और अगला लेक्चर में मैं फिजिक्स के बारे में डालूँगा 1 शॉट, जिससे अभी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।